अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल चार ताबूत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। गोया आप हमें मौत के सफ़र पर रवाना कर रहे हैं। फरहत बोली, हाँ यही बात है, लेकिन मौत का ये सफ़र एक ख़ास मकसद के तहत होगा। तो अमान के चीफ के सिवा किसी को मालूम नहीं कि तुम लोग कहाँ हो। थोड़ी देर बाद वो भी ये बात भूल जाएगा। क्या मतलब भूल जाएगा? हाँ, वो तुम लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकेगा और ना इसके साथी कुछ बता सकेंगे। और ये राज हमेशा राज ही रहेगा कि तोमान से तुम लोगों को कहाँ भेजा गया है। वो बोला, और आप इन ताबूतों को कहाँ भेजेंगे? इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने फिक्रमंदाना अंदाज में कहा, क्योंकि इन्हें एहसास हो चला था कि नीलाश का प्रोग्राम वाकई बहुत खौफनाक था। एक और जगह, ये ताबूत खुफिया तौर पर वहाँ भेजे जाएंगे। सरकारी एहलकार इनको खोलेंगे, तुम चारों की लाशें अंदर से निकालेंगे और फिर वो हो जाएगा जो हम चाहते हैं। यहाँ तक कहकर वो रुक गया। क्या हो जाएगा? आफताब जल्दी से बोला। अफसोस, मैं ये नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक मैं तुम लोगों को इन ताबूतों में बंद ना करा लूं मुझे इत्मीनान नहीं होगा। मैंने तुम लोगों के बारे में बहुत बातें सुनी हैं। अगरचे तुम्हारे फरार के तमाम रास्ते बंद हैं, लेकिन फिर भी एहतियात अच्छी चीज़ है। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। क्या इस कमरे की दीवारों में से भी गोलियां निकलती हैं? इस इमारत का हर कमरा गोलियां उगल सकता है, सिर्फ इशारों पर। मैं चाहूँ तो अभी सबको भून कर रख दूं। नीलाश ने कहा, जरा नमूना तो दिखाएं। नमूना? क्या मतलब? वो चौंका। मेरा ख्याल है इस कमरे की दीवारों में गोलियां नहीं हैं। ये तुम किस तरह कह सकते हो? किसने इन्हें घूरा? मेरा अंदाजा है। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा मुस्कुराए। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त नहीं है। अच्छा, तो मैं दरवाजे की तरफ दौड़ लगाने लगा हूँ। आवाज दें अपनी गोलियों को, इशारा करें। ये कहते ही इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। अरे अरे, ये क्या? नीलाश चिल्लाया। आफ्ताब, आसिफ और फरहत धक से रह गए। इनकी कुछ समझ में न आया कि क्या करें। और तो कुछ ना सूझी, फर्श पर लोट लगा गए। इनके देखते ही देखते इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल गए। नीलाश पुरसकून अंदाज में खड़ा रहा। इसने आफ्ताब, आसिफ और फरहत की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। कमरे में काम करने वाले कारीगर भी इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा की तरफ मुतवज्जे हो गए थे। एन इसी वक्त दरवाजा खुला और चार फौजी इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा को रिवाल्वरों के नरगे में लिए अंदर दाखिल हुए। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट खेल रही थी। मैंने कहा था ना कि इस कमरे की दीवारों में गोलियां नहीं हैं। ये गलत है। मैं तुम लोगों को इस कमरे में गोलियां बरसा कर हलाक नहीं कर सकता। क्यों? इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा फौरन बोले। इसलिए कि वो कहते कहते रुक गया और होंठ मजबूती से भींच लिए। रुक क्यों गए दोस्त, बताइए ना। आप हमें इस कमरे में हलाक क्यों नहीं कर सकते, जबकि ताबूतों में बंद होकर भी तो हमें ये मरना ही पड़ेगा। इसकी एक वजह है। चलिए खैर, होगी वजह, लेकिन इसके बावजूद मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस कमरे की दीवारें गोलियां नहीं उगल सकती। बल्कि मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि सिर्फ आपके अपने कमरे की दीवारें गोलियां उगल सकती हैं। इमारत का कोई और कमरा गोलियां नहीं उगल सकता। ये बात तुम इतने यकीन के साथ किस तरह कह सकते हो? इसलिए कि अपने कमरे में आपने हम पर गोलियां बरसाने के लिए मेज पर रखे एक आले को हरकत दी थी। ऐसा आला यहाँ नहीं है। ओह! नीलाश का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर इसने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत अक्लमंद हो और तुम लोगों को मौत के सफर पर रवाना करते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ताबूत तैयार होने में चंद मिनट लगेंगे। आओ तुम्हें जिंदगी का आखिरी खाना खिला दूं। जिंदगी का आखिरी खाना भला किससे खाया जाता है? आफताब ने मुंह बनाया। भाई कुछ ना कुछ तो खा ही लो। क्या इन ताबूतों में हवा के लिए सुराख रखे जाएंगे? फरहत ने पूछा। नहीं, इस सूरत में तो तुम ताबूतों से जिंदा बरामद हो जाओगे। हमारे मुल्क के हवाई अड्डे पर मुझे एक बैग में रखा हुआ टाइम बम दिया गया था और देने वाला था भी हवाई अड्डे का मुलाजिम। रऊफ खान नाम था इसका। क्या ऐसा इसने आपके इशारे पर किया था? हाँ, इसलिए कि हम जानते थे तुम इस बैग को चेक किए बगैर जहाज पर सवार नहीं होगे और इस तरह इस बम से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोई नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं था तो फिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तुम लोगों को ये एहसास दिलाना कि कोई ताकत तुम्हारे तो मान जाने को पसंद नहीं करती और हमसे मिलने पर यह ख्याल कुदरती तौर पर तुम लोग का आया होगा। लिहाजा तुम बुरी तरह बेचैन हो गए होगे तो मान पहुंचने के लिए। क्यों, ठीक है ना?
ہاں یہ تو خیر ٹھیک ہے۔ خیر جب یہ تابوت کھولے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس نے منہ بنایا۔ لیکن ان تابوتوں کے ساتھ تو وہ ٹیپ ریکارڈر بھی برآمد ہوں گے، پھر کیا ان سے سازش کا پتہ نہیں چل جائے گا؟ آصف نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ٹیپ ریکارڈر والی بات میں نے تمہارے دل کو بہلانے کے لیے کی تھی۔ گویا کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں ہوں گے؟ نہیں، اب سوالات کا یہ سلسلہ ختم کرو، میں تھک گیا ہوں تمہاری باتوں کے جواب دے دے کر۔ آؤ کھانا کھا لیں۔ کھانا ہم تمہیں کھلائیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی انسپکٹر کامران مرزا نے اس پہ چھلانگ لگا دی اور اسے ساتھ لیتے ہوئے دھڑام سے گرے۔ اسے شاید امید بھی نہیں تھی کہ وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ چاروں فوجی ابھی تک وہیں کھڑے تھے، یہ دیکھ کر آگے بڑھے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور ابھی تک موجود تھے، لیکن ان کو انہوں نے جیب میں رکھ لیا، شاید اس لیے کہ ان لوگوں کو خون میں لت پت کر کے وہ تابوتوں میں بند نہیں کر سکتے تھے۔ ان چاروں کو آگے بڑھتے دیکھ کر آفتاب، آصف اور فرحت نے ایک بار پھر لوٹ لگائی اور لکڑی کا کام کرنے والوں کے اوزار اٹھا لیے۔ ان اوزاروں کو تولتے ہوئے جو وہ ان فوجیوں کی طرف بڑھے تو ان کے اٹھتے قدم رک گئے۔ ادھر انسپکٹر کمال مرزا نیلاس پر برابر موقع برسا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اس سے پہلے کہ تم ہمیں کھانا کھلاؤ، ہم کیوں نہ تمہیں کھانا کھلا دیں؟ لیکن تم بچ پھر بھی نہیں سکو گے، تم ان تابوتوں میں بند ہونا ہی پڑے گا تمہیں۔ نیلاس نے بری طرح ہانپتے ہوئے کہا، چلو کوئی بات نہیں، اس سے پہلے ہم تمہارا کانٹا نکال ہی دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے انسپکٹر کمال مرزا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھ دیے اور دباؤ ڈالتے چلے گئے۔ اس کی آنکھیں باہر کو نکلنے لگیں۔ یہ دیکھ کر لکڑی کا کام کرنے والے بھی رہ نہ سکے اور انسپکٹر کامران مرزا کی طرف دوڑ پڑے۔ ادھر آفتاب، آصف اور فرحت اوزار اندھا دھند گھما رہے تھے۔ ایسے میں دروازہ کھلا اور کئی فوجی دھڑ دھڑاتے اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے دو تین چلائے، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھ لیں جناب کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، آفتاب نے چہکتی آواز میں کہا۔ اس وقت تک لکڑی کا کام کرنے والے انسپکٹر کامران مرزا کے اوپر ٹوٹ چکے تھے، مجبوراً انہیں نیلاس کو چھوڑ کر ان کی طرف مڑنا پڑا۔ اتنے میں نئے آنے والے فوجی بھی اس لڑائی میں شامل ہو گئے اور پھر گویا ہڑبونگ سی مچ گئی۔ آفتاب، آصف اور فرحت زیادہ تر لڑکنیاں کھاتے رہے۔ انسپکٹر کامران مرزا نے بھی کئی بار لڑکنیاں کھائیں۔ پھر کچھ اور فوجی اندر آ گئے اور ایک ایک سے چار چار پانچ پانچ آدمی بھیڑ گئے۔ آخر کب تک انہیں قابو میں کر لیا گیا۔ یوں بھی وہ اس عمارت سے نکل جانے پر بھی کیا کر لیتے، فوراً ہی انہیں گھیر لیا جاتا۔ انہیں اطمینان تھا تو صرف اتنا کہ تابوتوں میں بند کرنے سے پہلے وہ انہیں کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتے تھے، اور یہ سارا ادھم انہوں نے اسی وجہ سے کر ڈالا تھا۔